हाय दोस्तों, मैं कृष्ण चौरसिया सिटी DSSB नई दिल्ली से। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे प्रश्न के साथ एक अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। और मैं एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न आपको DSSB और अन्य राज्य में स्पेशल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित है, और यह प्रश्न आपको बेहतरीन साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों, इसमें आपको एकदम लॉजिकल प्रश्न है और एकदम स्पेशल एजुकेशन का टॉप क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन सपोर्ट करेगा। दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को दोस्तों आपको स्वतः पढ़ना है और ऑप्शन को आपको चूज करना है, ताकि आप अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकें और आपको ये पता चल सके कि आप कितने प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, और देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन मानसिक रूप से मंद बच्चों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। यानी मानसिक रूप से मंद बच्चों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। EMR पहला, दूसरा बी दिया है IMR, सी दिया है TMR, और डी है CMR। यानी दोस्तों, इस ऑप्शन में से एकदम बेहतरीन ऑप्शन और सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर बी है। क्या है दोस्तों? इसका उत्तर बी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ऑप्शन क्या कह रहा कि इंटेलेक्चुअल मेंटली रिटार्डेड। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ गया। अब प्रश्न संख्या 2 में देखो क्या कह रहा है, हमें इसको देखना है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि समन्वय विकार को किस प्रकार की विकलांगता कहा जाता है। समन्वय विकार को किस प्रकार की विकलांगता कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। आपको इसमें से जो बेहतरीन ऑप्शन होगा उसी को आपको बताना है, ताकि आपके क्षमताओं का आकलन आप स्वतः कर पाएँ। चलिए, ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, और बी है प्रोजेरिया, और सी है डिस्थीमिया, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। इसका उत्तर क्या है? यानी दोस्तों, इसका उत्तर ए है। क्या है? इसका उत्तर ए है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो डिस्प्रैक्सिया होता है, ये समन्वय विकार होता है। क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया जो होता है ये समन्वय विकार होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बहु अक्षम, यानी बहु अक्षम का मतलब होता है बहु विकलांग। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि बहु अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। आपको इसको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी देहरादून। यानी दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर वी है। क्या है दोस्तों? वी, मुंबई। यानी दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि जो बहु विकलांग अक्षम व्यक्ति होते हैं उनका राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? वह मुंबई है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने आ गया। तो प्रश्न संख्या 4 जो है ये आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है। आप इसे कैसे सीखेंगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला कर दे रहे हैं, ये आपके लिए परीक्षा में बेहतरीन साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है। यानी दोस्तों विशिष्ट सीखने की अक्षमता है, हमें इसको बनाना है। ये ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए का रहा स्वलीनता, और बी का रहा डिसलेक्सिया, और सी का रहा है श्रवणबाधिता, और आपके सामने डी का रहा है कि बौद्धिक अक्षमता। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने वी होगा। क्या होगा? इसका उत्तर आपके सामने वी होगा। क्या होगा? वी। समझ में आया दोस्तों? यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 5। यानी दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है प्रमस्तिष्क पक्षाघात को प्रभावित अंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात को प्रभावित अंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आई होप कि यह प्रश्न एकदम सरल है, एकदम सरल है, एकदम नीचे स्तर का प्रश्न है। अगर ये नहीं आया आपको तो कुछ नहीं आया आपको, गारंटी है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका ऑप्शन पहला है 8, बी है आपका 5, और सी है आपका 13, और डी है आपका 2। यानी दोस्तों प्रमस्तिष्क पक्षाघात को प्रमस्तिष्क पक्षाघात को प्रभावित अंगों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका उत्तर होगा बी। यानी दोस्तों इसका उत्तर होगा आपके सामने वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? इसमें क्या आ रहा है? प्रश्न संख्या 6 में क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। कह रहा कि कौन सी हिंदी भारतीय फिल्म बधिरता डेफ ब्लाइंडनेस से जुड़ी समस्या पर आधारित थी। तो दोस्तों देखो इसमें ये पूछा जो डेफ ब्लाइंडनेस एक फिल्म थी, मूवी थी, ठीक है, एक मूवी थी, और इसमें बधिरता से संबंधित फिल्म को बनाया गया था। इसमें आपको देखने को मिला होगा कि बधिरता से जुड़ी समस्या जो थी उस पर आधारित फिल्म बनी थी, और उसका नाम क्या है? तो फिल्म का नाम है ब्लैक। क्या है? ब्लैक। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने वी होगा। क्या होगा? बी। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बधिरता से जुड़ी एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम था ब्लैक। तो ब्लैक फिल्म जो था उसको एक बार आप देखिएगा, और बधिरता से संबंधित जो उसमें कंटेंट है उसे आप सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ज़रूर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने 7 है। 7वां प्रश्न में क्या कर रहा है? करेगा यस एल डी में यस का अभिप्राय किससे है। यानी यस एल डी जो लिखा जाता है स्पेशल एजुकेशन में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें जो यस का अभिप्राय किससे है यह पूछ रहा है।
यस एल डी में जो यस है उसका अभिप्राय किससे है उसको बताना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही इसका उसको डिफाइन कर चुका हूँ कि इसको ये कहा जाता है। यस एल डी का मतलब होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड। तो दोस्तों जो यस होता है वो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। क्या इसका उत्तर क्या होगा? यानी दोस्तों इसका उत्तर सी है। क्या है? सी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, स्वतः पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। मदद करना अच्छी बात है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने यानी 8वां, यानी प्रश्न संख्या 8 है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या में 8 में इसमें कह रहा है स्वनिर्तर मतलब SVNIRTAR राष्ट्रीय संस्थान कहाँ बना। यह है संस्थान, ये साइलेंट नाम है, ठीक है। इसका राष्ट्रीय संस्थान कब बना, यह राष्ट्रीय संस्थान कब बना, हमें इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने 4 है। इसमें से दोस्तों उत्तर आपके सामने बी है। कौन है? बी। यानी यह बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। राष्ट्रीय संस्थान कब बना? यह 1975 में बना था। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने 9 है और 9 प्रश्न में क्या कह रहा कि दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, हमें उसी के बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यानी दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, और जो बेहतरीन सही होगा, जो आपको सबसे अच्छा सही लगेगा वही करना। जो कंटेंट रिलेटेड होता है वही सही होता है। तो आई होप कि आप उत्तर लगा चुके होंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर आपके सामने है और यह ए है। क्या है? ए। यानी दोस्तों इसमें कह रहा है कि ए में कि आपके सामने ए उत्तर सही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, यही आपका सही है, ठीक है दोस्तों, यही आपका सही है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यही जो मंत्रालय है दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना के अंतर्गत कार्य करती है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आ गया आपके सामने 10वां। यानी दोस्तों इसमें 10 प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 10 कर रहा है कि मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है। यानी दोस्तों हमें ये बताना है मानसिक मंद जो बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों का परीक्षण कौन करता है, यानी मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है, हमें इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। ऑप्शन 4 है। इसमें विशेष शिक्षक करते हैं, मनोवैज्ञानिक करते हैं, वाक्य चिकित्सक करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका उत्तर आपके सामने है, यानी इसका उत्तर जो आंसर जो है वो बी है। क्या है? बी। मनोवैज्ञानिक करते हैं, क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट करते हैं। जो मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है, यानी दोस्तों बच्चा यदि मानसिक मंद है तो वह
उसका परीक्षण करने के लिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, ताकि वो उसके मानसिक स्थिति के बारे में बता सके और यह स्पष्ट कर सके हाँ बच्चे में मानसिक मंदता का लक्षण है या नहीं है। वो वहाँ से क्लियर करता है और उसके आधार पर हम काम करना चालू करते हैं एज ए सिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आ गया आपके सामने 11 है। क्या 11 है? इसमें क्या रहा है कि मानसिक मंद यानी मानसिक मंद बौद्धिक अक्षम कब हो सकती है। यानी दोस्तों हमें ये बताना है बौद्धिक अक्षमता कब हो सकती है, रीजन क्या हो सकता है, किस स्थिति में हो सकता है, हमें उसके बारे में बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें प्रश्न का ऑप्शन ए है जन्म से पहले, बी है जन्म के समय, सी है जन्म के बाद, उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों जो बौद्धिक अक्षमता होती है या किसी भी स्थिति में मानसिक मंदता किसी भी स्थिति में हो सकती है। जन्म के पहले भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका उत्तर आपको बता दें। इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? डी है। ठीक है, इसका उत्तर आपके सामने डी है। ठीक, चलिए देर नहीं करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि बधिरान्यता किस प्रकार की दिव्यांगता है। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस प्रकार की विकलांगता है, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है अच्छा चलिए ठीक है, उसको छोड़ो, वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि बधिरान्यता किस प्रकार की विकलांगता है, हमें इसके बारे में बताना है। बधिरान्यता किस प्रकार की विकलांगता है, एक इसमें कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल होती हैं, हमें उसको बताना है। चलिए ऑप्शन संख्या ए है नैतिक क्षमता, बी है शारीरिक विकलांगता और सी है संवेदी इंद्रिय जनित अक्षमता और डी है मानसिक रूप से अक्षम। यानी दोस्तों इसका उत्तर आप चूज कर चुके होंगे और इसका उत्तर आपके सामने क्या है? सी है। क्या है? सी है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर सी है। ठीक है, इसका उत्तर संवेदी इंद्रिय जनित अक्षमता है। ठीक है, सेंसरी डिसेबिलिटी। ठीक है, सेंसरी डिसेबिलिटी यही इसके अंतर्गत आता है, बधिरान्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न संख्या 13 आ गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि श्रवण अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिए पहली औपचारिक विद्यालय 1884 में कहाँ स्थापित किया गया। यानी दोस्तों ये आपसे ये पूछ रहा है कि श्रवण अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए पहली औपचारिक विद्यालय 1884 में कहाँ स्थापित किया गया था, हमें इसको बताना है। तो आई होप कि आपके सामने 4 ऑप्शन है और सबसे इजी ऑप्शन है, आप बता सकेंगे। तो जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने क्या है? बी है। क्या है? बी। और ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, मुंबई, अमृतसर, नई दिल्ली। यानी दोस्तों मुंबई इसका उत्तर सही है। पहली जो औपचारिक विद्यालय था वह कहाँ पे था? मुंबई में। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न 14 क्या करा दोस्तों कि भारत में विशेष शिक्षा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया है। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इसमें कह रहा है कि विशेष शिक्षा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया है। चक्रपाणी को, सूरदास को, राजेंद्र प्रसाद को, राजा काली शंकर घोष को
यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? इसका उत्तर आपके सामने डी है। यानी राजा यानी इसमें कह रहा है कि राजा काले शंकर घोष, इन्हीं को इसका श्रेय दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, तेजाब हमले से पीड़ित लोग कौन से दिव्यांगता अधिनियम में शामिल किए गए हैं? यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो एसिड अटैक वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को किस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता में शामिल किए गए हैं, हमें इसको बताना है। तो दोस्तों एक ऑप्शन आपके सामने है, PWD अधिनियम के अंतर्गत, RPWD एक्ट अधिनियम के अंतर्गत, NT अधिनियम के अंतर्गत यानी एक्ट के अंतर्गत, और MS एक्ट के अंतर्गत। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने है, RPWD एक्ट 1916 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। दोस्तों यह पहले विकलांगताओं में शामिल नहीं था। जब RPWD एक्ट 1916 जब आया तो इस अधिनियम में 21 विकलांगताएँ कर दी गई। पहले 7 ही था, मुख्य रूप से थी, और इस समय जो है 21 विकलांगताएँ हैं। उन विकलांगताओं में ये एसिड अटैक वाले जो व्यक्ति हैं वो विकलांग के रूप में आ गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा, प्रश्न संख्या 16 कह रहा कि भारत में विशेष शिक्षा के इतिहास में, भारत में विशेष शिक्षा के इतिहास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर है? क्या मील का पत्थर है? अच्छा दोस्तों इसमें देखो साफ साफ दिया है, विशेष शिक्षा के इतिहास में, स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में कौन सा अधिनियम है जो मील का पत्थर साबित हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए PWD एक्ट, NTA एक्ट, RCI एक्ट, नॉन ऑफ दिस। यानी दोस्तों इसका उत्तर RPWD एक्ट है। यानी PWD एक्ट है। ठीक है दोस्तों, यह मील का पत्थर के रूप में साबित हुआ है। या ठीक है, PWD एक्ट। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 आ गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है, श्रवण दोष वाले बच्चों को किसके पास भेजना चाहिए? अगर कोई बच्चा श्रवण दोष है, किसी बच्चे में सुनने की क्षमता है, नहीं सुन पाता है, तो उसी के बारे में कहा गया है कि श्रवण दोष वाले बच्चों को किसके पास भेजना चाहिए? मनोवैज्ञानिक के पास भेजना चाहिए, दूसरा ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना चाहिए। इनमें से किसी के पास नहीं। किसके पास? ये ऑडियोलॉजिक, जो प्रश्न संख्या आपके सामने भी है, यानी ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं हमें उसके पास भेजना चाहिए, ताकि उनके श्रवण का अच्छे से जांच हो सके और पता चल सके कि हाँ बच्चे में श्रवण दोष है या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 18 आ गया। ये कह रहा है कि संरक्षणीय संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या क्या क्या। ऑप्शन ए है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, इसको बताना है।
संरक्षण ही संबंधित है। मतलब संरक्षण कौन सा अधिनियम हमें देता है, प्रोवाइड करता है, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक, तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ए है। क्या है? ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या क्या है। यार प्रश्न संख्या 19 आ गया। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्रश्न संख्या 19 में पूछ रहा है स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत डैश डैश आते हैं। यानी दोस्तों स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत डैश डैश आते हैं। यानी खाना खाना, कपड़े पहनना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सा आता है उससे बताना है। ठीक है, एकदम सरल प्रश्न है यार, आप बता चुके होंगे। हमें लग रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आप चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या का 19 का ऑप्शन है आपके सामने सी। यानी दोस्तों इसमें जो सी दिया है यही आपका सही है। क्या? सी जो है आपका सही है। खाना खाना, कपड़े पहनना, ये भी दोनों, ये दोनों सही हैं। यह स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। और प्रश्न संख्या 20 में क्या कह रहा है? कह भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण यानी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमें बताना है। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा। इसका ऑप्शन आपके सामने बी है 1972। यानी दोस्तों 1972 आपके सामने है। ठीक है, 1972 यानी बी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 का कह रहा है। यानी दोस्तों प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि तृतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब बनी? हमें इसके बारे में बताना है। क्या? तृतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब बनी? हमें इसका ऑप्शन देना है, आपके सामने है, और इसका उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो 1975 में बनी, 1988 में बनी, और 2000 में बना, 2005 में बना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। 2000 में बना था। कब बना था? 2000 में राष्ट्रीय मतलब तृतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी सन 2000 में। कब बनी थी? सन 2000 में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 22 आ गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 में क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि डोपामाइन की कमी से होने वाला रोग है डैश डैश है। देखो इसमें हमें ये समझना है कि डोपामाइन की कमी से होने वाला रोग डैश डैश है। डोपामाइन क्या होता है? अगर हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, या DSSB लेवल का प्रश्न है, तो मैं आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा प्रश्न आ जाएगा, आप वहीं भाड़ा के गिर जाएंगे, उन्हें प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हाँ, DSSB में आपका औकात नहीं कि आप बैठ के मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। तो इसका मतलब यही है कि आपको क्रैक करना है तो मेहनत करना है तभी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, हाँ, करने के बाद भी लोग बाहर आ जाते हैं। मैं जानता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, मुझे मैं बताओ करने मतलब कि उसमें आप जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई करने के बाद भी, एडोजन के बाद भी लोग बाहर निकल जाते हैं। तो आपको समझ के जाना है। तो मेरा कहने मतलब दोस्तों यही है। ठीक है,
आपको जागरूक करना मेरा काम है, बाकी आपको पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करिएगा, लेकिन कुछ करिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन क्या है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन आपके सामने डी होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन आपके सामने डी है। क्या है? डी। ठीक है, इसका पार्किंसन। क्या है? पार्किंसन। ठीक है, पार्किंसंस जो है यही डोपामाइन की है, यही डोपामाइन की कमी से होने वाला रोग है। डोपामाइन की कमी से पार्किंसन रोग होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।